सब भाई बहन जोर से बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में नारा लगाएंगे, भारत माता की जय हो। और जोर से, वह एक की आवाज आई भाई, और जोर से, भारत माता की, और जोर से, भारत माता की। चलो अब दूसरा नारा लगाओ, इसमें थोड़ा प्रेम भी झलकना चाहिए, ठीक है? जय श्री राम। हाँ, इसमें मजा आया। और जोर से, प्रेम तो झलका, जोर भी। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो मैं तो आया तो उठते ही पूनिया जी बोले, यूं बोले छोटा बोलना, तो मैं तो 2-3 नारे ही और लगवा देता हूं, फिर बैठ जाऊंगा, ठीक है? आज हम यहां सब इकट्ठे हुए हैं, एक काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि बटन कहां दबाओगे, तो क्या बोलोगे? कमल के निशान पर। यो ये काम करना है, इसे वास्ते रैली करने लग रहे हैं। यो काम कर दोगे तो मैं बोलूं ही को नहीं, ठीक है? तो बटन कहां दबाओगे? हाँ, थोड़ा और जोर से, बटन कहां दबाओगे? बटन कहां दबाओगे? चलो एक नारा और, मैं बोलूंगा जीतेगा भाई जीतेगा, और आपने बोलना है चौधरी रणजीत सिंह जीतेगा, ठीक है? जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। पूनिया जी बैठ जाऊं? आज बरवाला की इस कपास मंडी में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव लोकसभा का चुनाव, भारतवर्ष में सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव, इसमें उपस्थित हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, टोहाना के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक रहे, और आज जो लोकसभा से भी बड़ी पंचायत है राज्यसभा, उसके मेंबर, राज्यसभा के सांसद आदरणीय भाई सुभाष बराला जी, हमको उंगली पकड़कर चलना जिसने सिखाया, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीनिवास जी गोयल, इस प्रदेश के महामंत्री और आपके ही चहेते, आपके ही लाडले, और बरवाला से जिन्होंने बखूबी चुनाव लड़ा, लेकिन आपने थोड़ी कसर रख दी। अभी तो वो प्रदेश के महामंत्री बने, और थोड़ा अंगा और ला दोगे तो वो विधायक भी बन जाओगे। ऐसे हमारे भाई सुरेंद्र पूनिया जी हमारे बरवाड़ा से ही चुनाव लड़े और लोकप्रिय विधायक रहे। ऐसे हमारे आदरणीय वेद मुंजाल जी, हमारी जिला की अभी आपके सामने बोल के गई जुझारू भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष और उकलाना से चुनाव लड़ी बहन आशा खेदर जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय अमलपाल राणा जी, और यहाँ के चेयरमैन रमेश जी बैटरी वाले, अभी भाई धीरू जी भी आपके सामने बोल के गए, और अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, और सामने बैठी
मेरी वंदनीय पूजनीय, मैं हाथ जोड़कर उनका वंदन करता हूं, ऐसी मेरी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, मैं तो एक ही बात कहने आया हूं कि भाई हिंदुस्तान के इस लोकसभा के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों वोट दें, किसी और को क्यों नहीं दें? कोई कारण तो समझ में आना चाहिए ना। क्या कारण है जिससे किसी और को वोट नहीं देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए? अब मैं समझता हूं सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? श्री राम का मंदिर है। 500 वर्ष पहले बाबर आया और उसने हमारा मंदिर तोड़ा, हमारी संस्कृति को, हमारी संपत्ति को, हमारी सभ्यता को जी भर के लूटा। पिछले 1000 साल में शक आए, कुषाण आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने, हमारा देश बौद्धा था, कमजोर था, कुछ जयचंदों के कारण वीक पड़ गया, हम गुलाम हो गए। हमने भगवान का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव जी का, इनके मंदिर तुड़वा लिए, हम रोक नहीं पाए। लेकिन दुख की बात क्या थी? दुख की बात यह थी कि जब 1947 में देश आजाद हो गया तो भी उस समय के हुक्मरानों ने हिम्मत नहीं करी कि हम अपनी खोई हुई शान उसको वापस ले आए। कांग्रेस ने राज किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे कांग्रेसी भाई मजाक उड़ाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज 22 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने राम मंदिर बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? हमारी खोई हुई शान वापस आई कि नहीं आई? हां या ना बोल के बताओ, आई कि नहीं आई? और जोर से। फिर दूसरी बात, मैं 2-3 बातें वही बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, कमल का फूल क्यों, चौधरी रणजीत सिंह क्यों, नरेंद्र मोदी क्यों? देश आजाद हुआ, राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को दिया कि नहीं दिया? बताओ भाई, दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलो, दिया। माताएं बहनें भी बोले दिया। जब दे दिया तो पाकिस्तान ने हमारा 78,000 वर्ग किलोमीटर दाब लिया। आज भी दाबे बैठा है कि नहीं बैठा? और रही सही बात में धारा 370 लगा दी। भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दें कि आजादी के 73 साल के बाद एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं कहा? और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने धारा 370 तोड़ी कि नहीं तोड़ी? बताओ, तोड़ी कि नहीं तोड़ी? जोर से बोलो, तोड़ी। हाँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और अब तीसरी बात, ये जो 78,000 वर्ग किलोमीटर दाब रखा है, यो वापस लेना है कि नहीं लेना? लेना है कि नहीं लेना? कौन लेवेगा? राहुल लेवेगा के मायावती लेवेगी, ममता लेवेगी, मुलायम लेवेगा, लालू लेवेगा? कौन लेगा? नरेंद्र मोदी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नरेंद्र मोदी लेवेगा। लेवेगा कि नहीं लेवेगा? तो वोट किसको दोगे? नरेंद्र मोदी को। कितनी बड़ी बात है। अमित शाह जी ने तो लोकसभा में कहा है कि जो पाकिस्तान ने हमारा हिस्सा दबा रखा है वो भारत का अभिन्न अंग है, और जब तीसरी टर्म आएगी, 370 पार आएगी, 400 पार आएगी, तो हम वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापिस लेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देनी है। ये 3 बातें बहुत हैं, मैं तो शाम तक गिना सकता हूं। आज उरी के हमले की बात करें, पुलवामा के हमले की बात करें, गलवान घाटी के हमले की बात करें, इनका बदला लिया तो किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने लिया। लिया कि नहीं लिया? मित्रों, आज हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है, पूरा विश्व मनाता है। पूरे विश्व के 170 से अधिक देश मनाते हैं। मनाते हैं कि नहीं मनाते? भारत विश्व गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा? आज हमारी हिंदी भाषा यूएनओ की 7वीं भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। आज चंद्रमा पे कौन गया? बताओ, चंद्रमा पे कौन गया? भारतवर्ष गया। चंद्रमा के दक्षिण हिस्से पर आज भारत का तिरंगा फहरा रहा है। ये छोटी बात है क्या? चलो मैं 2-3 बातें और कर लूं, बहनों की बात कर लूं। गैस का चूल्हा किसने दिया? महिलाओं के थाने किसने बनाए? महिलाओं की ये जो 20 किलोमीटर पे कॉलेज किसने खोले? बताओ मेरे को। और महिलाओं की रिजर्वेशन किसने की? महिलाओं का सशक्तिकरण किसने किया? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये काम किसने किया? ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, और हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, उसने किए। और किसने किए? इसलिए वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। किसानों की बात कर लें। किसानों का मुआवजा जितना 10 साल में कांग्रेस ने दिया, उससे ज्यादा 2000 करोड़ पहले साल में दे दिया था बीजेपी ने। कांग्रेस देती थी 6000 रुपए एकड़, और अब भारतीय जनता पार्टी देती है 15,000 रुपए एकड़ के। और कांग्रेस में हुड्डा साहब ने 2-2 रुपए के चेक काटे कि नहीं काटे? आज एक किले में चाहे कितने हिस्से हो, कम से कम 500 रुपए का चेक कटेगा। फसल बीमे की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, किस किस की बात करेंगे? भावांतर की बात करें, एमएसपी की बात करें, व्यापारी भाइयों की बात कर लो। जीएसटी कौन ले आया? व्यापारियों का बीमा किसने किया? बैठ जाऊं के इब तो पूनिया जी, बैठ जाऊं इब तो चलो, मैं तो हाथ जोड़ के आपसे ये कहता हूं कि 25 मई को सवेरे उठ के नहा धो के अपने देवी देवताओं को सिर झुका के, और सवेरे जलपान बाद में करना है, मतदान पहले करना है। बूथ पे जाओ, कमल के फूल का बटन दबाओ, और चौधरी रणजीत सिंह को जिता के भारतीय जनता पार्टी की जो 400 सीटें हैं, उसमें हिसार का जो फूल है वो जरूर होना चाहिए। और अपने लिए ये जो बरवाड़ा है, यही हिसार लोकसभा है, यही हरियाणा की 10 सीटें हैं, और यही पूरे भारतवर्ष की 543 सीटें हैं। तो ये जिता दोगे कि नहीं जिता दोगे? हाथ ऊपर करके
जोर से बोलो, जिता देंगे, जिता देंगे। तो मैं एक नारा लगा दूं, जीत गया भाई, जीत गया। आपने कहना है चौधरी रणजीत सिंह जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। एक और नारा, जीत गया भाई, जीत गया। कमल का फूल जीत गया। भाई कुछ अपने नाम के भी तो नारे लगवा लूं। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने, मैं जिनकी बात कर रही हूं, जब आपने प्रदेश की कमान संभाली तो हम जैसे बहुत सारे साधारण कार्यकर्ताओं को उस राह पर चलाया और आज संगठन में सम्मानजनक स्थान पर जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं वो सब आपके चलाए हुए हैं। ऐसे सबसे अधिक समय तक हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद और लोकसभा पूरे भारत हरियाणा प्रदेश के चुनाव को देख रहे ऐसे आदरणीय बड़े भाई सुभाष बराला जी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियां के साथ आप उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आदरणीय सुभाष बराला जी। एक बार जोरदार नारे तो वैसे डॉक्टर साहब ने खूब लगवा दिए, लेकिन भारत माता के नारे के बगैर बात बनती नहीं है। हाथ खड़े करके और मुट्ठी बंद करके, हाथ खड़े करें कृपया इधर से। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, प्रदेश के महामंत्री हमारे बड़े जुझारू साथी सुरेंद्र पूनिया जी, इस जिले की बड़ी कर्मठ कार्यकर्ता के नाते जिला का जो संचालन कर रही जिला के अध्यक्ष हमारी छोटी बहन आशा खेदड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी, यहाँ के प्रभारी हरियाणा सरकार में चेयरमैन भाई अमरपाल राणा जी, पूर्व विधायक वेद नारंग जी, बहन सीमा जी, सुदेश जी, मंच पर विराजमान रणधीर सिंह धीरू जी और अन्य पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी साथियों, भाई मनदीप मलिक जी और इनकी टीम भी यहां पर उपस्थित है। सब मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित हैं। बहुत ही सम्मान के योग मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, बहुत ही ऊर्जावान नौजवान साथियों, प्रेस के मित्रों, हम सब देश की सबसे बड़ी पंचायत का जो चुनाव है, उस चुनाव के लिए जो प्रचार है उसके लिए इकट्ठे आए हैं। और ये हमारा जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, भारतवर्ष, इसमें कभी मेंबर पंचायत का चुनाव होता है, कभी नगर पालिका परिषद का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव, ब्लॉक समिति का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव, ऐसे बहुत सारे चुनाव होते हैं। और जो सब चुनाव हैं उनके मुद्दे अलग अलग होते हैं। मेंबर पंचायत का, पंचायती राज का जो भी चुनाव होता है वो भाईचारे का चुनाव होता है। बहुत सारे गांव में, बहुत सारे वार्डों में हम आपस में मिल बैठ करके सहमति से पंचों का चुनाव कर लेते हैं।
विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो लोकसभा का चुनाव है मित्रों, ये चुनाव सबसे अलग प्रकार का चुनाव है। हम लोग देख रहे हैं, जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, उसके बाद से लेकर के देश का राजनीतिक माहौल बदलना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने कुछ टारगेट रखे थे, लक्ष्य रखे थे। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सालों साल से 50 साल जिसने देश के ऊपर राज किया, वो पार्टी देश से गरीबी मिटाने की बात करती थी, लेकिन गरीबी को नहीं मिटा पाए, गरीब को जरूर मिटाने का काम किया। उस समय नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि देश को हर लिहाज से ताकतवर बनाने का काम करेंगे। उस समय नरेंद्र मोदी जी कहते थे, ये देश की आधी आबादी जो हमारी संस्कृति में जिनको कोई भी पारिवारिक प्रोग्राम होता है सबसे पहले पूजने का काम किया जाता है, यानी कि महिला शक्ति, इसके सशक्तिकरण का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश के किसान को मजबूत करेंगे, उसकी आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे। किसान की अगर फसल खराब हो जाती है तो उसको उचित मुआवजा देने का काम करेंगे और देश की सीमाओं पर मजबूती के साथ हमारे सैनिक देश की रक्षा करें। इसके लिए देश का जो साजो सामान है सैनिकों का, उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि देश को मजबूत बनाने का जो पीड़ा उस समय के नेता नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था, 10 साल आपने उनका राज देख लिया। आज 10 साल के अंदर भारत की तूती पूरी दुनिया के अंदर बोलती है। आज पूरी दुनिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के कारण से भारत माता की जय जयकार होती है। कभी अमेरिका में, कभी इंग्लैंड में, कभी जापान में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, और अब तो अरब कंट्री में, वहां पर भारत माता की भी जय जयकार होती है। और वहां भारतीय सनातन संस्कृति के आस्था के जो प्रतीक हैं, मंदिर बनाने का काम केवल भारत में, जिसकी चर्चा डॉक्टर कमल गुप्ता जी कर रहे थे, केवल भारत में नहीं हो रहा, विदेशों के अंदर भी हो रहा है। अरब देशों के अंदर भी भारतीय सनातन संस्कृति को पूजने का काम किया जाता है। इस प्रकार का बदलाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर हुआ है। और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में चौधरी रणजीत सिंह के लिए वोट की अपील करने के लिए जो नेता आए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर के आप उनका स्वागत करेंगे। एक बार खड़े होकर के चौधरी मनोहर लाल जी, उनके काम के आधार पर चौधरी मनोहर लाल कह सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज उन्हीं नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, इस बात की अपील करने के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनके नेतृत्व में हमने 9.5 साल हरियाणवी एक की मिसाल प्रस्तुत करने का काम किया है, ऐसे आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। साथ में चौधरी रणजीत सिंह जी, जो यहां से सांसद चुन करके जाएंगे, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चौधरी देवीलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम जो करते हैं,
ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत लोकसभा के अंदर है। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाए हैं उन कामों को और आगे लेकर के जाने के लिए हिसार लोकसभा क्षेत्र से चौधरी रणजीत सिंह हमारे बीच में हैं। हम आग्रह करने आए हैं, हाथ जोड़ करके अपील करने के लिए आए हैं कि इनको लोकसभा में जिता करके भेजेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी को मजबूती मिलेगी तो देश के किसान को मजबूती मिलेगी, देश के गरीब को मजबूती मिलेगी, देश की आधी आबादी महिला शक्ति इसको मजबूती मिलेगी। और ये पता तो हमारे जो विरोधी हैं उन लोगों को भी लग चुका है कि आप लोगों ने मन बना लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और इसी कारण से कितने दिनों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान के अंदर हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी पूरे प्रदेश में जाकर के उनके लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। 10 के 10 योद्धा भारतीय जनता पार्टी के मैदान में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है पूरे देश के अंदर। जिस प्रकार का माहौल देश की जनता ने आशीर्वाद देने के लिए मोदी जी को बनाया हुआ है कि पता नहीं इस बार क्या हाल होगा। एक बार इस उम्मीदवार के बारे में सोचते, एक बार दूसरे के बारे में सोचते, भाई इसको हिसार से लेकर के आए, उसको लेकर के आए, और उम्मीदवारों में भी खलबली है। आप लोगों ने उम्मीदवार यानी के जो बनना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के, उनमें भी खलबली है। पिछले दिनों चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बहुत बड़े नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन चुनाव की बात तो चुनाव के अंदर मित्रों करके जाएंगे। एक ऑडियो वायरल होती है, एक उनका कार्यकर्ता पूछता है चुनाव के बारे में, कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो कहता है भाई हिसार से लड़ेंगे। वो कार्यकर्ता कहता है कि चर्चा तो सोनीपत की भी है। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं नहीं भाई, सोनीपत से नहीं, हिसार से कोशिश करेंगे। सोनीपत से तो 5-5 विधायक हुड्डा साहब के बैठे रगड़ा लगाने का काम करेंगे। चौधरी साहब, हिसार की जनता ने आपको देखा है, आपके बेटे श्रीमान ब्रिजेंद्र सिंह को देखा है। हम सम्मान करते हैं आपके परिवार का, लेकिन जिस प्रकार का आपने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया, हिसार की जनता को धोखा देने का काम किया, आपकी तीनों पीढ़ियों को, 2 पीढ़ियों को, 3-3 बालिग व्यक्ति आपके परिवार में थे, तीनों को सम्मान देने में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मनोहर लाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने ऐसा जो काम किया है, सोनीपत में तो लोग बैठे ही हैं, हिसार में भी चौधरी रणजीत सिंह जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक यहाँ बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आया है, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आई है। इस आशीर्वाद के कारण से आप हिसार में भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मित्रों, मैं ज्यादा ना कहता हुआ, आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे बीच में है, चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच में, मैं एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, देश के विकास के लिए, देश की मजबूती के लिए, दुनिया के अंदर भारत का जो परचम फहर रहा है उसको और ऊंचाई देने के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चौधरी रणजीत सिंह को 25 मई को जिस दिन वोट डालने के लिए जाएंगे, कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय श्री दिलवा करके मोदी जी को और भारत को मजबूत करें। इसी बात के साथ, उम्मीद के साथ कि आप इस काम को सिरे चढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। आदरणीय सुभाष बराला जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने 9.5 साल एक बच्चे और एक बुजुर्ग के लिए कार्य किया, माताओं बहनों की चिंता की, और ये उसी का परिणाम है कि आज भारी संख्या में मातृ शक्ति यहाँ उपस्थित है। ऐसे आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे बीच पहुंचे हैं। आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों के साथ माननीय मनोहर लाल जी का बरवाला पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें।
मैं इस स्वागत की कड़ी में अनुरोध करूंगी हमारे हरियाणा प्रदेश के महामंत्री भाई सुरेंद्र पूनिया जी, उनके साथ वेद नारंग जी, भाई रणधीर सिंह धीरू जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को पुष्प कुंज देकर, पगड़ी पहनाकर और शॉल उड़ाकर उनका बरवाला पहुंचने पर, इस विजय संकल्प रैली में पहुंचने पर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारत माता की। आप बाकी सब अपना अपना स्थान ले लें और स्वागत की ही इस कड़ी में हमारे बीच हमारे लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी, वो भी हमारे बीच आज इस मंच पर विराजमान हैं। तो मैं स्वागत की इस कड़ी में अनुरोध करूंगी हमारे चेयरमैन भाई रमेश बैटरीवाला जी से, वाइस चेयरमैन ताराचंद जी से और उनके साथ जिला सचिव भाई दर्शन गिरी जी से वो आए और चौधरी रणजीत सिंह जी का पगड़ी पहनाकर और उन्हें शॉल देकर पुष्पकुंज भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। अभी जिन्होंने विस्तार से अपनी बात हम सबके समक्ष रखी है, ऐसे राज्यसभा सांसद भाई सुभाष बराला जी को भाई मनीष गोयल जी, बहन नीरज जी और रमेश मिर्जापुर जी, आप उन्हें पुष्प कुंज देकर और शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं। और स्वागत की ही इस कड़ी में हमारे बीच पहुंचे डॉक्टर कमल गुप्ता जी को भाई नरेश जांगड़ा जी, चेयरमैन भाई पंकज बादल जी, पूर्व हमारे मंडल अध्यक्ष पवन शर्मा जी पुष्प कुंज देकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हांसी से विधायक आदरणीय विनोद भ्याणा जी भी आज इस विजय संकल्प रैली में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी भाई प्रवीण सैनी जी से, भाई देशराज वर्मा जी से, भाई अनिल भैरव जी से कि आप आएं और आदरणीय विनोद भ्याणा जी का भी इस रैली में पहुंचने पर पुष्प कुंज देकर शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करेंगे। कपास मंडी, किसानों की इस कपास मंडी में जो ये विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ है और उस आयोजन में भारी संख्या में पहुंचकर मातृशक्ति ने, हमारे बुजुर्गों ने आज इस बात पर मोहर लगा दी कि हरियाणा प्रदेश का चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई जाति हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हर स्थान पर हर प्रकार से आपका ये आश्वासन हमें प्राप्त हो रहा है कि जो नारा फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का जो नारा लिया गया है, उसमें आप सबका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूं। और अब मैं अनुरोध करती हूं भाई विनोद भ्याणा जी से, वो थोड़ा लेट पहुंचे हैं तो वो भी 2 मिनट माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत ही सम्माननीय हरियाणा प्रदेश के भूतपूर्व नहीं, मैं तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और त्याग की मूर्ति, त्याग पुरुष श्री मनोहर लाल जी हमारे हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री और हिसार लोकसभा से प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारे हिसार से लोकप्रिय विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे प्रांत के चुनाव प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य आदरणीय सुभाष बराला जी, हमारी प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारी जिला की अध्यक्ष आशा खेतर जी, हमारे बहुत ही सम्माननीय श्रीनिवास गोयल जी, हमारे कैप्टन भूपेंद्र जी, वेद नारंग जी,
हमारे रमेश जी चेयरमैन, उपस्थित सभी मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, सामने उपस्थित बहुत ही भारी भीड़ में आए बरवाड़ा हल्के से मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे हरियाणा में मतदान की तारीख 25 मई रखी गई है। आज उसी सिलसिले में हमारे प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी अपनी पूरी टीम के साथ आपके बीच में आए हैं। मैं समझता हूं कि आज के दिन अगर कोई सही मायने में हमारी वोट की हकदार है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों हकदार है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले की सरकारें भी आपने देखी और 2014 के बाद की सरकार भी आपने देखी। बुजुर्गों और साथियों, 2014 से पहले जब इस किस्म की स्टेज लगती थी और मंच पे नेता बोलते थे और एक ही बात कहते थे कि राजनीति में बड़ा गंद आ गया, अगर हम सत्ता में आते हैं राजनीति की व्यवस्था बदलने का काम करेंगे, राजनीति के मायने बदलने का काम करेंगे। मगर 70 साल तक कांग्रेस वही डर्रा पीटती रही, उसी तरह कुशासन चलता रहा, रिश्वतखोरी चलती रही, भाई भतीजावाद चलता रहा, इलाकावाद चलता रहा। 2014 के बाद जब से इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी से कोई बात छुपी नहीं है। इस देश और प्रदेश में अगर राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है, उस नेता का नाम मनोहर लाल है। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2014 से पहले जब हमें गैस का सिलेंडर लेने जाते थे, याद कर लेना, एक बात भी झूठी मिले तो मुझे पकड़ लेना। 2014 से पहले जब हम गैस का सिलेंडर लेने जाते थे, 15-15 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी, 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद जाकर के कहीं गैस का सिलेंडर नसीब होता था। आज वही गैस का सिलेंडर है, वही गैस है, उपभोक्ता बढ़ा है, घटा नहीं है। आज अगर आप एक फोन करते हैं तो गैस का सिलेंडर आपके घर आता है। इसे कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। बुजुर्गों और साथियों, एक बच्चे का इंटरव्यू आता था, वो पता नहीं कहां कहां किसी एमएलए, किसी एमपी और किसी मंत्री और कभी किसी मुख्यमंत्री के पास नौकरी लगने के लिए चक्कर लगाता था। आज जब से मनोहर लाल जी की सरकार आई है, ये भाई भतीजावाद खत्म हो गया, सिफारिश खत्म हो गई, नौकरी खर्ची और पर्ची की बजाय केवल और केवल मेरिट पे मिलने लगी। बुजुर्गों और साथियों, इसे कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन का कार्य। एक पीला कार्ड बनवाना होता था, उसके लिए पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ते थे। आज हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने गरीब आदमी को देखते हुए आयुष्मान कार्ड चला करके गरीब आदमी का 5 लाख रुपए तक के इलाज की गारंटी दी है। इसे कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। मैं समझता हूं अगर मैं लंबा बोलूंगा समय बहुत लग जाएगा और एक एक बात बड़ी बारीकी से बताऊंगा, फिर कभी आऊंगा आपके बीच में, हर बात पे चर्चा करूंगा। आज तो क्योंकि हमारे नेता हमारे बीच में है और ये बहुत व्यस्तम कार्यक्रम है इनके, मैं तो एक अपील करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं कि भाई अगर हमने देश को मजबूत करना है तो केवल और केवल एक रास्ता है। हमारा देश पहले भी बहुत मजबूत हुआ है और इसको और ज्यादा मजबूत करना है तो आने वाली 25 मई को एक का एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके चौधरी रणजीत सिंह जी को यहां से कामयाब करें। चौधरी रणजीत सिंह की कामयाबी नरेंद्र मोदी की कामयाबी होगी और नरेंद्र मोदी की कामयाबी इस देश की कामयाबी होगी। ये देश मजबूत होगा। यही बातें चंद शब्द आपके
बीच में कहने आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय विनोद भाना जी का बहुत बहुत आभार। और सरलता, सौम्यता, सबका साथ सबका विकास, इस भाव के साथ आगे बढ़ना और सबके हक की लड़ाई लड़ना, जिसमें ये सब गुण हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की कक्षा में एडमिशन ले सकता है। और इन सब गुणों को धारण करने के कारण ही हमारे लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी आज भाजपा के प्रत्याशी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वो आदरणीय मनोहर लाल जी, जो स्वयं भी करनाल से लोकसभा प्रत्याशी हैं, लेकिन अपना चुनाव होने के बावजूद वो यहाँ आकर चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए और अन्य 10 सीटों पर जाकर सभी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए चौधरी रणजीत सिंह जी आए, उनका आभार व्यक्त करें और आई हुई हमारी बरवाला की जनता से वोट की अपील करें। चौधरी रणजीत सिंह जी। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जरा खड़ी होकर लगाओ। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी, माननीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी, हमारे बहुत परम आदरणीय, मैं पूर्व मुख्यमंत्री कह नहीं दूंगा, हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता माननीय श्री मनोहर लाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे, अभी राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बनर्जी जी, हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त मेरे साथ कैबिनेट में डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे विधायक मेरे साथी मित्र विनोद भाना के विधायक प्रदेश के महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया जी, कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सचिव जिला अध्यक्ष बहन आशा खेतर, श्री वेद नारायण जी, पूर्व विधायक श्री रणजीत सिंह जी, संयोजक विधानसभा श्री अमरपाल जी राणा, हमारे नरेश जांगड़ा जी, चेयरमैन सर्व कल्याण बोर्ड, रमेश शर्मा जी, वाइस चेयरमैन, और हमसे ज्यादा जो इस आंदोलन को मजबूत करते हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर बताए। बहुत थोड़े में बोलूंगा, 5 मिनट मैं पॉलिटिकली 1987 से राजनीति में 5-6 कैबिनेट में मंत्री रह लिया। सबसे पहले जो कैबिनेट में 87 फिर प्रकाश जी चौटाला की कैबिनेट में रहा। अब आपकी कैबिनेट में माननीय श्री मनोहर लाल जी की कैबिनेट में 4.5 और आज आदमी ठीक है या गलत है, ये पहली चीज होती है। पार्टी कौन सी है ये देखने की बात है। भारतीय जनता पार्टी से आज बड़ी पार्टी नहीं है। मैं आधे मिनट में चर्चा करके करता हूँ। मैं लोकदल में था जब जीवन शुरू करा 1987 उस वक्त सब कुछ जो देवीलाल भाई कुछ नहीं यार, आप थोड़ा ना एक आदमी पिए हुए आप बैठ जाओ, अरे एक आदमी पिए हुए था, कोई बात नहीं, छोड़ो आप। 1987 में जरा बैठ के बात सुना और ले गया यार एक आदमी का बैठ। 1987 में जब जो देवीलाल मुख्यमंत्री थे, हेलो जरा बैठ जाए प्लीज, कुछ नहीं, एक आदमी यार दारू पिया हुआ लेके देगा, होता है ये जलसों में बहुत जगह होता है, कुछ नहीं। आपके एक बार उदा साहब के तो जुलूस में भी लोगों ने गुस्सा की करनी चाहिए, बात इनका कोई मतलब नहीं होती।
आप जरा सुने, जलसा बैठ रहे हैं, पीछे भीड़ बैठ जाए। तो 1987 में जो साहब के बगैर बहुत काम करने का मौका मिला, दूसरी सरकार का जितना मुझे फ्री हैंड किया, जितना काम करने का मौका दिया, आज आप देख रहे हैं कि बिजली मंत्री के नाते पूरे देश में सबसे बढ़िया काम हरियाणा में हुआ। बिजली के मामले में इस वक्त प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति जी ने एक प्रदेश के मंत्री को पूरे देश में नंबर 2 पे सम्मानित करने का काम करा। ये सब जब हुआ जब मुझे काम करने का मौका मिला और आपकी सरकार से मुझे फ्री हैंड दिया। मैं आज कह रहा हूं कि जो लोग इस वक्त हालात चल रहे हैं, पूरे देश में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, मैं गंगानगर में रहता हूँ, वहाँ ये हुआ कि 25 की 25 सीटें जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कई बैठ गए, ये जो खड़े खुर्सियों पे बैठ गए, सभा चल रही है। अभी इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, सर जरा बैठ के आराम से सुने। तो मैं जो चर्चा कर रहा था, उस वक्त के पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और इससे ज्यादा प्लीज बैठ जाए। इस वक्त सारे देश में एक नारा लगा हुआ है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। मैं हमारे माननीय मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले 3 दिन से जब से सब लोकसभा में घूमे, हमारा इलेक्शन बहुत तेजी से उठा। हर जगह एक ही बात आ रही है कि मुकाबला ही नहीं, हम 10 की 10 सीट जीत रहे हैं। मैं एक बात याद जरूर बैठे तो समझाने की, एक बात मैं कह रहा हूँ, जरा गलत हो तो मेरी बात को रोक देना। जब भी चौधरी चरण सिंह हमारे किसानों के सबसे बड़े नेता होते थे, चौधरी चरण सिंह को कभी भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो कांग्रेस छोड़ के बाहर गए तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। जो देवीलाल भी जब कांग्रेस छोड़ के बाहर गए तो वो मुख्यमंत्री बने, देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। और जब बंसीलाल भी तीसरी बार जब कांग्रेस छोड़ के बाहर गए तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने। मैं ये गलत कह रहा था, बता दो, जो चरण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में, प्रधानमंत्री बनाने में, जो देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया। माफ करना, आज वो लोकदल जो था, उस लोकदल का जो चरण सिंह, जो देवीलाल के जाने के बाद कई टुकड़े हो गए। एक तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बन गई, बिहार में लालू प्रसाद जी का राष्ट्रीय जनता दल बन गया और आपका नीतीश कुमार जी का जेडीयू बन गया, उड़ीसा में बीजू जनता दल बन गया, कर्नाटक में बेगौड़ा जनता दल बन गया, हरियाणा में इनेलो बन गया। जब जनता दल नहीं है तो आज एक पार्टी उसके पूरे देश ने नेतृत्व स्वीकार कर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से 300 से पार सिंगल पार्टी ने 2 बार 10 साल रिकॉर्ड रहा, तीसरी बार फिर सरकार बनने जा रही है। जब जो पार्टी में जिसमें आया 4.5 साल से मुझे बड़ा मंत्रालय दिया, उसके बाद जब 5 की कैबिनेट बनी तो मुझे फिर मंत्री बनाया। सारा मुझे माननीय मनोहर लाल जी की बदौलत, या तो मुझे देवीलाल ने दिया या आप मुझे दे रहे। जब एक ऐसा आदमी मुझे आगे बढ़ाए और मैं 5 की कैबिनेट में मुझे मिनिस्टर बनाया और उसके बाद एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, मुझे कहने के जिस पार्टी की 400 सीट, जिस पार्टी की तीसरी बार सरकार बने, जिसे प्रचंड बहुमत मिलेगा, उसमें 400 लोकसभा की सीट मिले, उसमें से रणजीत सिंह को ढूंढ के दे दे, भाई इससे बढ़िया पार्टी क्या होगी, इससे बढ़िया तुम्हारा भला क्या होगा। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आप हालात से समझ लो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर भी बनेगी, हरियाणा में बनेगी। हमें बड़ा सोच के नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व नहीं मिलना, हम सारे अब सोच के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इस राज्य में हिस्सेदारी बने, ये मेरा आपसे कहना है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं जो कह रहा हूँ उसमें सोच के हमें राज्य के साथ रहना, कहीं गलत रास्ते में नहीं जाना। अब जो कुछ होगा सब कुछ बाद में बताएंगे, राज्य किसानों के लिए क्या हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेके सब लोगों से कि मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार हूँ, कमल के वोट डाल के
मेहनत से 7 लोकसभा की सीट माननीय मनोहर लाल जी के साथ जाके हमारे आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को कमल का फूल जो बना के भेजेंगे उनके रूप में भेजेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हिसार लोकसभा के प्रत्याशी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आप सबसे आशीर्वाद मांगने का काम किया। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से चौधरी रणजीत सिंह जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, हमारे हांसी से ही एक कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे और जोन के संगठन मंत्री रहे भाई विक्रांत गोयल जी वो मंच पर आए और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी से निवेदन करता हूं वो उनको पट्टा पहना करके भारतीय जनता पार्टी में वेदी में शामिल करें और आप सब जोरदार तालियों से भाई विक्रांत गोयल जी का स्वागत करें। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी बरवाड़ा विधानसभा के तीनों मंडल अध्यक्षों से, भाई महेश शर्मा जी, बिंदर जुगलाट जी और नरेश ग्रेवाल जी को बड़ी माणा से माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करें। और भाई प्रदीप बुरा जी से निवेदन वो जल्दी से अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। भाई प्रदीप बुरा जी, आज हम सब बरवाड़ा निवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी और जो करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और इसी स्थान पर 2016 और 2018 में बरवाड़ा की इस पावन पवित्र धरा पर पहुंच करके उन्होंने बरवाड़ा को सैकड़ों करोड़ की सौगात देने का काम किया था। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा बहुत जोरदार तालियों से माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाई प्रदीप बुरा जी। हर जन जन के मुख पे है मोदी जी तेरा नाम, बोलो राम राम राम, बोलो जय सिया राम। एक बार दोनों हाथ लगा के सारे बोलो जय सिया राम। अब की बार 400 पार मेरा गाना आया था। अब की बार 400 पार आप लोग खूब प्यार दे रहे हो, अभी उसको परफॉर्म करेंगे।
तालियों से भाई प्रदीप जी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनके स्वागत के लिए आप और हम सब उपस्थित हुए हैं, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आत्मसात करते हुए हरियाणा एक हरियाणवी का मंत्र देकर पूरे हरियाणा को एक सूत्र में पिरोने का जिन्होंने काम किया, पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास करा करके एक नई व्यवस्था का जिन्होंने लकीर खींचने का काम किया कि किस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में रह करके भी नई व्यवस्था का परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और बरवाड़ा की सरदारी को अपने मुखारबिंद से संबोधित करें। और आप सब से निवेदन, बहुत जोरदार तालियों से माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। भाइयों बहनों, आज की सभा इसका जो मजमून है, इसका शीर्षक है, वो भाई संदीप बुरा ने अपनी लाइनें बोल के कि फिर से मोदी जी की सरकार देखना चाहूं सो। कोई बात नहीं, कुछ लोग जो है ना पीछे से बहकावे में आते हैं और इन सभाओं में हमको पता ही होता है कौन कहां से आएगा, और एक आध कोई है तो अपने आप संभाल लेगी, पुलिस वाले संभाल लेंगे। हम कुछ ना कहियो, हम कुछ ना कहियो, नहीं तो रोड़ा और मच जाएगा। ठीक है, वो आप पे ले जाएंगे। हमारी पुलिस वाली बहनें भी हैं, पुलिस वाले भाई भी हैं। कर ले, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बता देंगे पहचान करके, हमें बता देंगे कौन है। बैठ जाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और कोई एक आध और भी बैठा हो ना तो भाई मैं गाड़ी में जब जाऊंगा, मेरे तो राजी हो, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा उसने। ठीक है, हो जाए करे एक आध। नया मकान बनाओ ना, नया मकान बनाओ, नया मकान बनाओ तो हम देखें कि कदे कदे बांस गाड़ के उसके ऊपर एक की लटकाया करे, काली अंडी लटकाया करे ना, तो कोई एक आध नजर बट्टू होया है करे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। इन नजर बट्टुआ की भी उम्र ज्यादा हो, हमें भी याद कराते रहेंगे कि है कोई ना कोई भाई। तो इसलिए आज की इस बरवाड़ा की चुनावी विधानसभा की रैली में, लोकसभा का ये चुनाव है, इस रैली में उपस्थित हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, और जो आज इस बारात के दूल्हा जिनको कह सकते हैं, क्योंकि चुनावी बारात में तो दूल्हे की उम्र तो होती नहीं है कोई, ठीक है ना, तो किसी भी उम्र का दूल्हा हो सकता है। तो आज हमारे इस बारात के दूल्हा हैं जो विधानसभा लोकसभा के इस चुनाव में प्रत्याशी हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला। पार्टी के अपने पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में राज्यसभा में सांसद, बहुत ही इस इलाके की जमीन से जुड़े सब कार्यकर्ताओं को के साथ अच्छा संबंध बना के रखने वाले भाई श्री सुभाष बराला जी, हांसी के अपने विधायक श्री विनोद भ्याणा जी, पार्टी के अपने जिलाध्यक्ष बहन आशा खेदड़ जी, बहुत ही पार्टी के पुराने नेता कार्यकर्ता जिन्होंने जमीन से जुड़ करके उस टाइम से लगे हुए हैं जब पार्टी को कभी कोई जानता नहीं था, जनसंघ के टाइम से, ऐसे श्री श्रीनिवास जी गोयल, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और अभी वर्तमान में प्रदेश के सचिव भाई कैप्टन भूपेंद्र जी, यहाँ के पूर्व विधायक श्री वेद नारंग जी, इस चुनाव की देखरेख करने वाले चुनाव के प्रभारी श्री अमरपाल राणा जी, जिला के उपाध्यक्ष भाई रणधीर धीरू जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार श्री नरेश जांगड़ा जी,
मंच पर बैठे हुए और सामने सभा में बैठे हुए हमारे बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार मित्रों और कलाकार बंधुओं, आज जैसा मैंने बताया कि इस चुनाव की इस सभा में, क्योंकि लोकसभा की चुनाव का बिगुल बज गया है और इसमें ये हम सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 महीने से जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं लगातार पूरे प्रदेश में और अपने अभियान को चलाए हुए है। हैरानी तो इस बात की है कि मैदान सामने वाली साइड में जिससे मुकाबला करना है, अभी उस मैदान को अब खाली पड़ा है, कोई मैदान में उतरने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। यानी हिम्मत नहीं कर रहा कोई भी कि कौन आए उनके घर में। जैसे रगड़े झगड़े हैं, जैसे बंदर बांट चल रही है, हर कोई दावेदार है। कुछ जगह तो दावेदार ज्यादा हैं, यूं फैसला नहीं हो रहा, और कुछ जगह कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है इसलिए फैसला नहीं हो रहा, ऐसे भी है। तो भाई बहनों, इतना वो लेट हो जाएंगे, हम तो चाहते हैं जल्दी घोषणा करें ताकि मैच में मुकाबला कुछ मजा तो आए। अभी तो एक साइडेड चल रहा है सब, हमको भी पता नहीं है कि सामने वाला क्या बोलेगा, क्या तैयारी करेगा। हम तो आज अपनी बातें तो जरूर कह देते हैं, हो सकता 10-5 दिन में कुछ फैसला करके आ जाएं तो उनको भी देख लेंगे मैदान में। अभी तो इतने लेट हो रहे हैं वो। एक कहावत है कि जब भंडारा होता है ना, अब भंडारे का टाइम होता है, अभी इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म हो जाएगा, और जब भंडारा बिल्कुल आखिरी टाइम पर आ जाए तो जैसे कोई आदमी दौड़ता दौड़ता जाता है, चलो भंडारे में जाके कुछ मिल जाएगा, तो भंडारे में गया, देखा पूरी खत्म, इधर उधर झांकता फिर रहा, कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में वो बाहर आया तो जो चप्पल उतार के वहां गया था, अब वो चप्पल गायब हो गई। अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब। अब बड़ा परेशान है, फिर भी मुच्छों को ताव दे के आता है कि मैं देखूंगा, इस बार ये करूंगा, और साथ में कहता बड़ा भंडारे में गया था, बड़ा मजा आ गया, लड्डू खाए, जलेबी खाई, पूरी खाई, और मुच्छों को ताव देते हुए और चौपड़ते हुए बाहर निकलता बोर मारने वास्ते और लोगों को बहकाता है। मेरा कहना है कि भाइयों रुक जाओ। नाई पर बाल कटाने को गया, नाई पर पूछ जा मेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं, बोले जजमान थोड़ी देर रुक जा, तेरे सामने आ जाएंगे, है ना। तो भाई ये 4 जून में इनके मुच्छों का ताव सब पता लग जाएगा कि कुछ खाने को मिला ही नहीं, ना अंदर ना बाहर, सब लुट गए। तो भाइयों, ये लूटने वाले लोग, बहुत देश को पहले लूटा इन्होंने, जनता को लूटा, और आज भी जो चाहते हैं किसी तरीके से मुझे टिकट मिले और मैं फिर बाद में पहले अपनी पार्टी को लूटूं, जनता को लूटूं, फिर देश को लूटूं, इस प्रकार के लुटेरों के साथ अपना जो है इस समय मुकाबला होने वाला है। हम आज ये सोचेंगे कि पिछले 10 साल से इस देश में नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं। पिछले 9.5 साल से हरियाणा की अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से और ये चल रही है। हमने इन 10 सालों में क्या क्या काम किए हैं, बहुत हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिए आपको सामने। हमारे सुभाष बराड़ा जी ने बता दिए, बिहाना जी ने बता दिए, सुरेंद्र पूनिया जी ने बता दिए, अमर चौधरी रणजीत सिंह जी ने भाषण दिया, उन्होंने अपने बता दिए। इन सब कामों को गिनवाना हो तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन मैं तो आपको जो मर्म की बात है वो बताऊंगा। मर्म की बात यह है कि 10 साल पहले जो सरकार का सिस्टम था वो गला सड़ा सिस्टम था, लोगों की तकलीफें बढ़ाता था, लोगों को सुख शांति की तरफ नहीं लेके जाता था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, हर किसी का हाथ दूसरे की गोद में होता था कि इसकी गोद में कुछ काट लूं, अपनी गोद में डाल लूं, फिर और कोई आता था फिर इसकी जो गोद में हाथ डालता था, इसके निकाल के कहीं और ले जाता था। ये बंदर बांट चलती रहती थी। हमने आने के बाद करप्शन के ऊपर और प्रहार किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिस्टम खड़े किए और लोगों को कहा अब किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज भी भय लगता लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा अगर नहीं दूं तो मेरा शायद काम ही ना हो। अब लोगों को भरोसा हो गया है
कि पैसा देने की जरूरत नहीं है, काम होगा तो अपने आप होगा, घर बैठे होगा, घर बैठे होगा। अपने यहां कहते हैं, एक शब्द प्रयोग करते थे कांग्रेस के राज में, बीबीसी। क्या कहते थे? बीबीसी। बीबीसी का मतलब निकालते थे, बी माने बदलियां, बी अगला बी माने भर्तियां, और सी माने सीएलयू। ये एक उद्योग था, इंडस्ट्री थी करप्शन की, भ्रष्टाचार की। बदली कराने भी कोई जाता था तो पल्ले में 10-20 हजार रुपये बांध के ले जाता था कि चल चंडीगढ़ चलें। कोई दलाल को पकड़ते थे, गाड़ी लेके जाते थे, चल भाई मेरा ट्रांसफर करा के दे, वो भी ले जाता था खुशी खुशी। वहां जाने के बाद 2-4 दिन होटल में रखता था, गाड़ी के पैसे भी बदली वाला ये देता था कि मैं तेरा तेल भी भरवा दूंगा, तेरी गाड़ी का किराया भी दे दूंगा। वहां होटल का खर्चा देता था और खाने का देता था, पीने का भी देता था। और जब 2-4 दिन किसी दलाल को पकड़ के 2-4 हजार रुपये पकड़ा के बदली करवाता था, और बदली करवा के वहां से खुशी खुशी मास्टर जी घर में फोन करते हैं कि मास्टरानी मेरी बदली होगी, मैं घर में आ रहा हूं, तो आज शाम को खीर बनाइयो, हलवा बनाइयो, अपन भी खावेंगे, पड़ोसियों ने भी बांटेंगे। चल पड़ता वहां से, गाड़ी वही रख लेता जो एजेंट वहां था कि किराया तू भर दियो, 2 दिन और मेरा एक और गाहक आएगा, उसको करा के आऊंगा। ये बस में बैठ के घर पहुंचता, घर पहुंच करके जैसे घर में पहुंचता तो बीरबानी उसकी घरवाली दरवाजे पर खड़ी है, और दरवाजे पर खड़ी मुंह लटकाए खड़ी। भगवान तू मुंह लटका रखा, मैं बदली करवा के आया हूं, तुझे खुश होना चाहिए। फिर अपने हरियाणा में हमें ना महिलाएं भी अपने पतियों को कई बार थोड़ा हल्के शब्दों में कुछ कह देती हैं। अब इधर बोलते कि नहीं बोलते, हमारे रोहतक साइड में बोले जाए रोया, क्या करें कुछ, अपने पतियों को भी कह देती हैं जाए रोया मर जाना, तू बदली के कराया, तेरी बदली कैंसिल होगी। तू चल रहा था तो फोन आ गया पीछे पीछे से कि और कोई बदली तेरी कैंसिल करा गया, अपनी करवा गया, तेरी बदली खत्म हो ली। ये हाल होता था कि नहीं? बंसीलाल जी के राज में एक दिन अपने दफ्तर में ऊपर गया, भीड़ लगी हुई वहां, उसने पूछ लिया सारे कौन लोग हैं इतने भीड़ में आए हुए? बोले मास्टर आ रहे हैं सारे, ये बदलियां वास्ते आए हैं। पहला पता करो कि आज एंट्री किस किस की, कार्ड निकलवाओ, और शाम को सारे मास्टर जो वहां पहुंचे थे सस्पेंड कर दिया, कोई बदली नहीं होगी। और फरमान निकाल दिया, ये 1968 की बात है, मैं स्कूल में पढ़ा करता। फरमान निकाल दिया कि जो मास्टर हैं इनको 20-20 मील दूर भेजो, घर के नजदीक नौकरी नहीं करेंगे। अगर कोई पुराना बुजुर्ग आदमी बैठा हो जिसको पता हो तो हाथ खड़ा कर दो, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना? सारे मास्टर दूर भेज दिए। मैंने उस टाइम भी कहा कि मास्टरों से बदला मत लो। मास्टर जो है ना, हमारे लिए बहुत ऐसा आदमी होता है, बच्चों के जीवन को यानी संवारता है, अच्छे नागरिक बनाने के लिए उसको पढ़ाता है, उसके जीवन में बहुत कुछ देता है। मास्टर आदरणीय है ना जी, बोला सड़का के मोड़ और मास्टरा की मरोड़ काट के छोड़ूंगा, ये कहा था ना। मैंने कहा कि नहीं एक पॉलिसी बना लेते हैं, नहीं मानने, केवल वो नहीं माने ऐसा नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश के धूमल जी के सामने भी मैंने रखी बात 2007 में ना जी, फिर हमारे एमएलए और मंत्री इसको मानेंगे नहीं माने। और 2014 में आने के बाद मैंने अपने शिक्षा मंत्री को बुला के कहा कि मास्टरों की तकलीफ इसमें है, इस तकलीफ को दूर करना है। ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी बनाई, लागू की, 95% अध्यापक इससे खुश हुए कि हमें जो अपना मनचाहा स्थान मिल गया जहां हम जाना चाहते थे। आज कोई मास्टर किसी नेता के पास, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास बदली लेके नहीं आता। उसको पता है सीनियरिटी, योग्यता उसको देख करके अपने आप हो जाएगी। हर साल अप्लाई करता, हर साल अपने घर के नजदीक पहुंचता। जो रिटायरमेंट के नजदीक है वो अपने घर के स्थान पर पहुंच जाता है। जरूरत तो उसको ज्यादा है, बुजुर्ग है या कोई बीमार है, या हमारी बहन माता कोई भी उसको तकलीफ है, हमारी कई दिव्यांग बहनें भाई हैं उनको नजदीक चाहिए, कुछ विधवा हैं उनको नजदीक चाहिए। तो इसलिए सब सिस्टम बना करके हमने ट्रांसफर पॉलिसी पहले मास्टरों की थी, अब हरियाणा के सभी 4 लाख कर्मचारी इस सिस्टम से अपने घर के नजदीक आते हैं। भाई घर में आएगा, काम ठीक करे, काम ठीक नहीं करे तो एक्शन करो, लेकिन बदला निकालो, राजनीतिक बदला कि इन
कर्मचारियों के हाथ में हम थैला पकड़ाएंगे और ये भी हमारी भीड़ को इकट्ठा करेंगे, भीड़ लाएंगे, हम कभी नहीं कहते। हम कहते हैं हमारी रैली में हमारा जो पार्टी का वर्कर है, पार्टी का जो नेता है, वो जनता को लेकर के आए, अपनी बात बताए। जनता को हमने असली बात बतानी है, बहकाना नहीं है। तो भाइयों बहनों, हमने एक बताया। फिर दूसरा नौकरियों का विषय। ये नौकरियां भी बिकती थी और ये बिक्री का हिसाब किताब तो आपको पता ही है। एक मुख्यमंत्री को तो 10 साल जेल काटनी पड़ गई नौकरियों के बिकने में। 10 साल जेल काटी है। कहते कोई कुछ भी, मैं तो बड़ा बेकसूर हूं जी, उसने तो जबरदस्ती मुझे केस बना दिया, अंदर कर दिया। आखिर केस बनाया किसी ने हो, फैसला तो जज ने सुनाया। आज हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इज्जत करनी चाहिए। कुछ बात थी तभी सजा हुई ना। आज कोई एक पैसे का खोट निकाल के बता दो। अगर किसी ने दिए भी हों पैसे, नौकरी अपने आप भी मिल गई होगी। और पैसे दिए हों, आजकल ऐसे भी एजेंट खड़े हो गए हैं कि 20 आदमियों से पैसे ले लो, जिनकी नौकरी लग जाए जेब में रख लो, जिनकी नहीं लगे उसको वापस कर दो। वाह जी वाह, बड़ा ईमानदार आदमी है, इसने नौकरी लगवाई, पैसे ले ली। मेरा कहना है कि किसी को देने की जरूरत नहीं है। पैसों के कारण से किसी की नौकरी लगेगी, उसकी योग्यता, उसकी मेरिट ये है तो नौकरी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। बहुत गरीब घर के बच्चे जो सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी नौकरी लगेगी, क्योंकि हमने एक काम और भी किया कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी आमदन कम है, किसी भी जात कौम के हों, और जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है पूरी पीढ़ी में, उसको 5 नंबर उसके अलावा दे देंगे। जो उसने नंबर लेके आया, 5 नंबर देके सबसे पहले हक इसका है भाई, इसको दो। ये काम ठीक किया कि नहीं किया? ठीक करा ना। तो आज ये चीजें सारी जनता को सुख पहुंचाने के लिए हमने सिस्टम बदले हैं। सड़कें सब बनाएंगे, स्कूल सब बनाएंगे, कॉलेज सब बनाएंगे, अस्पताल सब बनाएंगे, रेलवे भी खोल देंगे, बड़े बड़े एयरपोर्ट भी हमारा हिसार में बन रहा, किसी से कम नहीं है। आप नेशनल हाईवे सारे प्रदेश में इतने बन गए कि जितने जो आज से 10 साल पहले जहां 5 घंटे लगते थे, वहां 2 घंटे में आदमी पहुंच जाता। चंडीगढ़ का रास्ता आपका 2.5-3 घंटे का हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। दिल्ली का रास्ता जो 3 घंटे लगते थे, 1.5 घंटे का हो गया कि नहीं हो गया? आज राजस्थान में कहीं चले जाओ तो आपको आसान रास्ता, पंजाब कहीं जाना हो, बठिंडा जाना हो तो आपको आसानी से रास्ता मिलता। यानी आज तो लोग कहते हैं कि अब हमको हवाई जहाज पर चढ़ने की जरूरत नहीं, सड़कें ही हवाई मार्ग के बराबर हो गई। तो मेरा कहना है कि विकास तो सब करेंगे, हम भी करेंगे, किसी ने ज्यादा किसी ने कम, लेकिन सिस्टम सुधारना। इस सिस्टम में कैसे से काले कारनामे होते थे। अगर हमें फर्ज लेनी पड़ जाए किसानों को तो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अगर जमीन बेचनी हो, अपने नाम करानी हो, किसी की और देनी हो, तो फर्ज लेने वाले ये भी पटवारी के, तहसीलदार के चक्कर काट काट के हजारों रुपया खर्च हो जाता था। आज फर्ज लेनी हो तो क्या करना पड़ता? जाओ, बटन दबाओ, प्रिंट निकालो, लेके आ जाओ। लगता किसी को कोई पैसा? राशन कार्ड बनाने में गरीब आदमी धक्के खा खा के थक जाता था। हमने क्या किया? फैमिली आईडी बनाई। हर परिवार के हिसाब किताब अपने रख लिए सामने। घर में कितने मेंबर हैं, क्या उसकी आमदन है, क्या वो काम करता है, छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, नया पैदा हो गया उसका नाम जुड़ जाता है, भगवान को प्यारा हो गया उसका नाम कट जाता है। आज की डेट में भी मैं बताऊं तो एग्जैक्ट संख्या भी बताई जा सकती है। कुछ दिन पहले मैंने देखा था, उस दिन 2,82,06,995 मेंबर हरियाणा के थे, थोड़े दिन पहले। आज ताजा देखेंगे तो कुछ 20-30-50 हजार बढ़े हुए मिलेंगे। हर दिन जुड़ जाते हैं, हर दिन जो कम होने हैं कम हो जाते हैं। ये हिसाब किताब देश में, दुनिया में कहीं भी नहीं है। अमेरिका के लोग हमारे पास आए कि आपने क्या किया, हर दिन का खाता आपके पास है। मुश्किल क्या है भाई? बच्चे का जन्म हुआ, या तो गांव का चौकीदार है, या अस्पताल में बच्चा हुआ तो वहां का अस्पताल डॉक्टर है, वो दर्ज करेगा। और नहीं करेगा, अभी तो जुर्माना नहीं लगाया, लेकिन आगे अगर कोई नहीं करेगा तो फिर जुर्माना भी लगाएंगे। कि जो जानकारी सरकारी कर्मचारी के पास है डालनी चाहिए उसको। अगर कोई आदमी चला गया तो इसकी रजिस्ट्रेशन शमशान घाट वाले को या कब्रिस्तान वाले को डालना ही चाहिए। भाई एक आदमी चला गया, दुख अफसोस हो गया, लेकिन दर्ज तो करे ना। मरे आदमियों की पेंशन लोगों ने खाई, बड़े बुजुर्ग गुजर गए, उनकी पेंशन आ रही है,
बिचौलिए खा रहे हैं और बाद में कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। कितने केस बने। आज 60 साल का आदमी होता है, घर में आदमी जाता है, सरकारी कर्मचारी एक साइन करा के लाता है, अगले महीने उसको पेंशन जानी शुरू हो जाती है। जाती कि नहीं? ना अर्जी, ना दस्तावेज, ना दफ्तर जाना, ना कुछ और करना। अब केवल जो पुराने ढर्रे पर चीजें चल रही थी, ठीक है, जरूरत होती है, बुजुर्ग को भी होती है, हमारी विधवा बहन को भी होती है। मुझे किसी ने कहा, असेंबली में एक एमएलए ने कहा कि भाई हमारी बहनें दुर्भाग्य से विधवा हो जाएं तो उनको पेंशन मिलनी चाहिए, मिलती है। लेकिन अगर कोई भाई जिसकी घरवाली गुजर जाए, उसके छोटे बच्चे होते हैं, उसको भी पालने पड़ते हैं, उसको जरूरत है कि नहीं मदद की? होती है ना। हमने उनकी भी, जिसकी घरवाली की डेथ हो जाए, उसको हिंदी में कहते हैं विधुर, अपनी भाषा में क्या कहते हैं? मैं कम करता हूं शब्द का प्रयोग, लेकिन आप सब करते हैं। उनकी जरूरत है ना, हमने उनकी भी 3000 रुपये महीना पेंशन बांध दी। ठीक करा कि नहीं? बहुत ऐसे हमारे साथी हैं जिनका किसी कारण से ब्याह नहीं होता। एक उम्र के बाद उनका समाज में थोड़ा सा इज्जत कम हो जाती है। हमने देखा, मैं गांव का रहने वाला हूं, थोड़ी इज्जत कम होती है। हाँ, जो अपने आप ना कराए उसकी इज्जत बढ़ती है। हमारे साधु सन्यासी बहुत हैं ऐसे, मेरे वर्ग भी बहुत हैं, उनकी तो इज्जत बढ़ती है। लेकिन जिसकी ना हो किसी कारण से, उसको लोग कहते हैं ये तो भाई, इसका नाम भी वही है जो पहले ले रहे आप। अब इसकी इज्जत भी बढ़ानी है, इसकी इज्जत बढ़ानी है तो अगर पेंशन लगाएंगे इसकी इज्जत बढ़ेगी ना। हमने 45 साल की उम्र तक अगर शादी नहीं होती है तो उसकी भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी भी पेंशन लगा दी। समाज में अच्छा वातावरण गया ना, तो ये बातें हमारी पिछली सरकारों को क्यों ध्यान में नहीं आई? ध्यान करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का, महिलाओं का, युवकों का बहुत ध्यान रखा है। हमारी माताएं बहनें घर में रसोई के अंदर जब गैस चूल्हा नहीं होता था, लकड़ी पर गोस्से पात के आग जला के रोटी और दाल कड़ी बनाती थी। आंखों में धुआं, उस धुएं के कारण से आंख खराब, सांस में धुआं गया तो कैंसर की बीमारी, बहुत बीमारियां इसके कारण से पैदा होती थी। प्रधानमंत्री जी कहा कि देश के हर घर में, गरीब हो अमीर हो, उसके घर के अंदर गैस का चूल्हा और गैस सप्लाई, ये सुनिश्चित करना मेरा काम है। करोड़ों घरों के अंदर गैस के चूल्हे पहुंचा दिए, करोड़ों घरों। आज लकड़ी भी बच गई। हमने तो सबसे पहले 2015 में एक और काम किया था, और सबसे पहला प्रदेश था, आज तो लोग शायद भूल भी गए कि ये काम भी हमने किया था। ये जो केरोसिन का ऑयल होता था, मिट्टी का तेल, टैंकर के टैंकर भर के आते थे और जा करके इसकी नोजल जो पेट्रोल पंप की टंकी होती थी उसमें लगा देते थे, उसमें डाल देते थे। गाड़ियों के इंजन खराब, चाहे स्कूटर हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, सबके इंजन खराब होते थे कि नहीं? और किसी को मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं थी। हमने आते ही कहा कि केरोसिन फ्री हरियाणा होगा। हरियाणा का नाम देश में, दुनिया में कहा, क्योंकि स्टेट ऐसी भी है, मिट्टी के तेल को बंद कर दिया। किसी को तकलीफ आई? आज किसी ने कोई बोतल मिट्टी के तेल की देखी कभी? नहीं देखी। कोई जरूरत नहीं, केवल एक ही जरूरत पड़ती थी, ये लोभी लालची लोगों को भ्रष्टाचार करके तेल में मिलावट करो, इसलिए मिट्टी का तेल काम आता था। आज वो बंद किया, करोड़ों रुपए बच गए। सब्सिडी बहुत आती थी उस पर, वो भी बच गए। और जो हमारे गाड़ियों के इंजन, वो बच गए, उसकी रक्षा सुरक्षा हो गई। तो ये चीजें सब सोच सोच के हमने काम किया है। हमने किसानों के लिए बहुत किया, किसानों की हर तकलीफ। आज हमारे कुछ किसान नेता लगे रहते हैं, हमारा ये बात मानो, हमारी ये बात मानो, हमारी ये बात मानो। हम कहते हैं देखिए, जिसको सारे समाज को भला हो जाए वो सारी बात मानेंगे, लेकिन अगर कोई बात बिल्कुल अड़ियल अड़ के बैठ जाओगे और जो करना संभव नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दो, शायद कोई रास्ता निकल आए, कोई रास्ता निकल आए। कई बार भले के लिए बात की जाती है, लोगों को समझ नहीं आती, विरोध शुरू कर देते हैं। भाई थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए। यहां व्यापारी भाई कितने बैठे हैं, जरा हाथ खड़े करो, जो दुकानदार भाई हैं। अब इनसे पूछो, जीएसटी लागू किया 2017 में, विरोध हुआ क्या नहीं हुआ?
ये व्यापारी बताएं हाथ खड़ा करके, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था ना। आज जब जीएसटी लागू हो गया, 7 साल हो गए, आज उसी जीएसटी का लाभ देश को भी हो रहा, प्रदेश को भी हो रहा, जनता को भी हो रहा, आप सबको भी हो रहा। व्यापारियों का क्या लाभ हुआ? व्यापारी 2 तरह के खाते रखते थे, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। मुझे पता है, मैंने बहुत नजदीक से देखे सिस्टम। 1 नंबर का दुकान पर रखते थे, 2 नंबर का घर में रात को सोते समय बिस्तर पर बैठ के बनाते थे पर्चियों से। आज एक ही खाता बनता, 2 नहीं बनते हैं। जो दुकान पे बैठ के बनाएंगे वही फाइनल है, असली नकली सब वही है। कोई आके देख लो, कहीं कोई समस्या नहीं है, किसी इंस्पेक्टर का डर नहीं है, कोई चोरी नहीं है। क्योंकि पहले कुछ लोग मजबूरी में चोरी करते थे। आज जितना नौजवान व्यापारी है इस जीएसटी लागू होने से बहुत खुश है कि हमारी जान छूट गई, इंस्पेक्टर का डर खत्म हो गया, और जो आता है ग्राहक एक ही रेट से, पड़ोसी भी उसी रेट से देगा, हम भी उसी रेट से देंगे, झंझट खत्म। ऐसे ही बहुत से सुधार अन्य चीजों में किए। 2 नंबर का धंधा बंद करने के लिए नोटबंदी की प्रधानमंत्री जी ने, बड़ा शोर मचा, लेकिन आज सब कहते हैं बहुत बढ़िया कर दिया। अब पैसे कैश ले जाके इधर उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बैंक में डालो, बैंक से निकालो, यहां से डालो, कहीं भी देश में दुनिया में भेज दो। आज दुनिया भर की सारी स्कीमें वो बैंक में आ जाती हैं, बिचौलिए खत्म। और इसके कारण से सरकार का 1500 करोड़ रुपया बचा भाई, 1500 करोड़ रुपया बचा। आज किसानों की फसलें एमएसपी जिसका हमारे किसान लीडर कहते हैं, हरियाणा 14 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा, 14 फसलें। और हम तो पंजाब के अपने साथियों को कहते हैं, क्योंकि पंजाब से किसानों की आवाज ज्यादा उठती है। हमने कहा कि 14 फसलें पंजाब सरकार के करा के दिखा दो, और उसके बाद जो बातें आपकी होंगी उसको पूरा हम करेंगे। पहले 14 फसलें एमएसपी पर पड़ोसी प्रदेश खरीद तो ले। पंजाब क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि दिवालिया पेटा पड़ा है, पंजाब के लोग खरीद ही नहीं सकते, पैसा ही नहीं है उनके पास। हमारे यहाँ हमने एक एक पैसे का हिसाब लगा के, और जितना जिसके लिए करना उतना करते हैं, दबाव में नहीं आते हैं। वरना तो बहुत ऐसे ग्रुप हैं कि ठीक है जी, सरकार को लूट लो, चाहे खजाना खाली हो जाए। हम कहते हैं देखो भाई, सरकार को चलाना वैसा ही काम है जैसे घर को चलाना होता। घर में भी अगर कमाई कम होगी, खर्चा ज्यादा होगा, वो घर ज्यादा लंबा चलेगा क्या? दुखी होगा ना, कर्जे मांगेगा, फिर जिससे कर्जा लिया साहूकार से वो पीछे पड़ेगा, फिर वो ब्याज पर ब्याज लगाएगा। छुकम छुक 96 छोड़े 4 हो गए 100 दे दे, ऐसे फार्मूले बताएगा। तो मित्रों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिस्टम का दोष बता रहा हूं। इस सिस्टम को, दोष को ठीक करने के लिए आज सरकार अगर 100 रुपए भी ऊपर से भेजती है किसी के खाते में, 100 के 100 पहुंचते हैं, 99 रुपए नहीं पहुंचते, पूरे 100 पहुंचते हैं। और कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, 1990 की बात है, उन्होंने माना था कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे का पता ही नहीं लगता कहां गए। ये लोगों की स्वीकारोक्ति है। आज कोई एक भी पैसे का भ्रष्टाचार कर ले, नहीं होने देंगे। क्राइम, इसके ऊपर हमने और चेक लगाया। आपका हांसी जिला क्राइम इस इलाके में ज्यादा था, नया पुलिस जिला बनाया हमने हांसी को, नया पुलिस जिला। आज हांसी के लोग भी मानते हैं, रात को 700-800 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ क्राइम जो पहले होता था समाप्त हो गया, अब सुख से सोते हैं, सुख से चैन से आराम करते हैं। हमने ये जातिगत पॉलिटिक्स इसको खत्म किया। इस हरियाणा में ही नहीं, बाकी प्रदेशों में भी जातियों पर राजनीति चलती है। हमने कहा देखो, हम सब हरियाणवी हैं। नारा मैंने दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। क्यों दिया था? लोग कहते जी ये तो राज करने का हकदार ये जाती है, राज करने का हकदार ये जाती है, और अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके बताने का फैशन है। एक बार मैंने कुछ लोग बैठाए, मैंने कहा थारी जाति कितनी है? कि इतने लाख। थारी कितनी है? इतने लाख। थारी कितनी है? इतने लाख। और जब का जोड़ किया तो बन गए 4 करोड़। मैंने कहा टोटल कितनी है? कि टोटल हमने पता होगा, हमने तो नहीं पता। मैं कहा आज भी 2 करोड़ 82 लाख है, ये 1 करोड़ 18 लाख। ये जो बढ़ा बढ़ा के बता रहे हैं, क्यों बताते हैं? केवल हक जताने के लिए कि हम ज्यादा हैं, हमारा हक है, हमको ये दो। आज एक एक आदमी का हिसाब है। फैमिली आईडी हमने बनाई, सबका पता है कौन कितने हैं। हमें से बताओ, सबकी फैमिली आईडी बनी हुई है क्या? जिनकी फैमिली आईडी बनी हुई है वो जरा हाथ खड़ा कर दे। हमारी बहनें कुछ को समझ में नहीं आया। फैमिली आईडी जिसकी बनी हुई है वो हाथ खड़ा कर दो। सब हैं लगभग सब।
परिवार पहचान पत्र जिसको कहते हैं, और हमने उसके माध्यम से अपना परिवार सारा, ये 2,82,00,000 का मेरा परिवार है। हम बहुत से काम ऐसे करते हैं, घर बैठे करते हैं, भाई मेरा भाई मेरी बहन ये दुखी क्यों हैं, इसका हल निकालो। और हमको समय समय पर थोड़ा सा खुश रहने का अवसर भी पैदा करते हैं। जिस दिन इसका जन्मदिन हो जाए, मेरा ऑफिस उनको बधाई का संदेश भेजता है। आप लोगों में से कभी किसी को संदेश मिला बधाई का फोन पर? इतने सारे लोगों को मिला। बहुत लोगों को तो इसलिए नहीं पता लगता आया कि नहीं आया, वो अपना फोन नंबर भी पोते का दे देते हैं, भाई का दे देते हैं, पड़ोसी का दे देते हैं, अपना फोन नंबर देते नहीं है या देखते नहीं है। इसलिए संदेश तो सबको आता है, लेकिन कुछ को पता लगता है, कुछ को नहीं लगता। तो भाइयों बहनों, मेरा ये कहना है कि हम लोग हर व्यवस्था को बहुत ही तरीके से कर रहे हैं। हमारे बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री, अब उनका नाम हो गया चौधरी रणजीत सिंह जी, स्टेज पर बैठे। पिछले 9.5 साल में 4.5 साल तो इनकी ही देखरेख में हो रहा, उससे पहले मैं स्वयं पावर मिनिस्टर था। हमने एक एक चीज को ठीक किया। हमने कहा देखिए 24 घंटे बिजली देना ये हमारा काम है, हमारा फर्ज है। कोई प्रदेश अपने घरों में 24 घंटे बिजली नहीं दे रहा। आज हम 6500 गांव में 5800 गांव के अंदर हमने 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कर दी। हमारी बिजली की कंपनियां प्रॉफिट में आ गई हैं। रेट बढ़ाए नहीं है, बल्कि कुछ चीजों में रेट हमने कम किए। गौशालाओं का रेट 7 रुपए यूनिट होता था, अब हमने 2 रुपए यूनिट कर दिया। छोटी इंडस्ट्री, उसका रेट 4.5 रुपए होता था, उसका 2.5 रुपए कर दिया। पिछले 9 साल में हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली का रेट हमने नहीं बढ़ाया। सुनिश्चित किया कि 24 घंटे बिजली मिले। हमारे कुछ साथी आके बहकाएंगे, क्या कहेंगे, हम बिजली का रेट मुफ्त कर देंगे। अरे भाई दोगे कितना? पूरी बिजली चाहिए, मुफ्त दे के करेंगे, बिजली नहीं आई तो क्या करेंगे? वो कहते हैं कि हम तो यानी उल्टे सीधे जो पैमाने करने करेंगे। हमने सब्सिडी, किसान की बिजली का बिल सरकार भरती है। आज भी 6000 करोड़ रुपया बिजली का किसानों का बिल ये सरकार भरती है। बिजली के बिल का कोई पैसा लिया नहीं जाता, सिर्फ 10 पैसे यूनिट या 25 रुपया आस पास है कि नहीं है? ये हरियाणा में ही है। यूपी में बिजली के बिल आते हैं किसानों के, राजस्थान में बिजली के बिल आते हैं। अगर किसी को पता करना तो कर लो, यहां नहीं आते हैं। किसानों की फसल मंडी में जाए, जो रजिस्टर कर देगा वही हाथों हाथ उसका ले करके और नगद पैसा किसान के खाते में जाता है। पहले सीधा पैसा आता था क्या? कहां आता था? आड़ती खाते में जाता था। हमारे घर में ब्याह आ गया, हम जाते थे आड़ती के पास, भाई मेरा हलवाई करवा दे, भाई मुझे कपड़े लत्ते वो खरीदवा दे, मुझे बेटी की शादी में फर्नीचर देना वो दिलवा दे। सब जगह उसकी पर्ची चलती थी, हमारे हाथ में आना नहीं आता था। आज क्या हुआ है? आज किसान के खातों में लाखों रुपए आता है। और अब तो भाई मंडी के आड़ती को जरूरत पड़ जाए तो किसान के पास दौड़ा दौड़ा जाता है कि भाई साहब आपके खाते में कुछ पीसा पड़ा हो तो मने दे दे। किसान कर्जा देता है आड़ती को। बोले ये बात ठीक है कि नहीं? जिनको लगती है ठीक है वो जरा एक बार जोरदार ताली बजा के दिखाओ। ठीक बात का हुंकारा भी भरो। ये कहते हैं कांग्रेस वाले कि हमने तो भाई सोलर नहीं लगाया, थाने बिजली का थर्मल प्लांट एक भी नहीं लगाया। मैं कहते हैं हाँ नहीं लगाया, अब लगाने जा रहे हैं, हालांकि हम तो नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि जितनी बिजली हमें चाहिए अपनी पैदावार करने से तो उसका रेट 3 गुना आता है। बाजार में हमें 2.5 पौने 3 रुपया मिलती है, अपनी बनाएंगे तो 7 रुपए का खर्चा पड़ेगा, 8 रुपए का पड़ेगा। तो ये तो बिकने वाली चीज है, जहां से सस्ती मिलेगी लेंगे ना, सस्ती लेनी चाहिए ना। जब बाजार से सस्ती मिल रही है तो अपनी बना के और वहां कुछ लोगों को उसमें रास्ता खोलें भ्रष्टाचार का कि यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, ये नहीं होने देंगे। ये पैसा जनता का है, ये किसी के बाप का नहीं है। जनता के पैसे की रखवाली करना ये एक चौकीदार का काम हो सकता, और उस चौकीदारी करने का काम सबसे पहले किसने जिम्मे लिया? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने एक बार कह दिया कि आज से मुझे प्रधानमंत्री मत कहो, मुझे देश का चौकीदार कहो। कहा था कि नहीं? चौकीदार कहा था। सारी चौकीदार हो गए थे। एक भावना है मन की कि चौकीदार करोगे सब चीज सुरक्षित रहेगी, लूटोगे तो अपने ही घर को लूटोगे, अपना ही नुकसान करोगे। ऐसे ही एक बार उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं।
हमने राजनीति सेवा के लिए की है, हमने राजनीति को भोगने के लिए, सत्ता भोगने के लिए नहीं होती, सेवा करने के लिए होती है। त्याग और समर्पण का भाव ये मन में होना चाहिए, और ये केवल अगर कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है, दूसरे से तो उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये कैसा मुख्यमंत्री है। लोग तो कुर्सी के लिए लड़ मरते हैं, एक बार हाथ में आ जाए तो मरते दम तक छोड़ते नहीं हैं, और ये ऐसा मुख्यमंत्री है, इसने अपनी कुर्सी सजी सजाई उठा के नायब सिंह सैनी को दे दी। कहते कि नहीं कहते? मेरा इसमें कहना है, कोई भी आदमी चाहे अपनी खेती करता हो, किसान हो, चाहे व्यापार करता हो, चाहे वो नाई हो, बाडी हो, तेली हो, कोई लोहार हो, सुनार हो, जब थोड़ी उम्र हो जाए उसके बाद अच्छा आदमी वो है जो अपने जीते जी अपने बच्चों को काम संभलवा दे। किसान अपने हल्का हत्था अपने बेटों को पकड़ाता है कि बेटा चल निकाल, चल हल चला। ये ध्यान रखियो, कदे जब फाड़ी है ये बड़द के पैर में ना लग जाए। थोड़ी देर साथ साथ चलता, दोनों पकड़ के चलते हैं, फिर किसान छोड़ देता, फिर उसका बेटा उसको चलाना सीखता। घर में बहू आती है, सास उसको काम सिखाती है, साथ बैठती है कि बेटी अच्छा काम कर ले, यूं सीख ले, झाड़ू यूं लगा दे, रोटी यूं पो दे, सब्जी यूं बना दे। क्यों हमारी माताएं बहनें अपनी नई बहू को सिखाती कि नहीं सिखाती? और खाली बहू को नहीं, घर में बेटी है उसको भी सिखा के भेजते हैं कि बेटी तेरी ब्याह हो जाएगा तेरा, तू जाके सास ससुर की सेवा करनी है, घर से काम सीख के जा। ये सिखाती क्या नहीं? एक नाई अपना नेरना, अपना उसरा अपने बेटे को देता कि बेटा यूं नाखून काटा जाते हैं, यूं शेव की जाती है। एक खाती रंदा बेटे को कहता है यूं चला, जरा जो लकड़ी है इसको ठीक से छील। लोहार जो है वो अपनी छेनी, अपनी हथौड़ी ये उसके हाथ में देता है, कैसे लोहे को पीटना है ये उसको बताता है। और अगर हमने भी अपने रहते रहते अपने साथी को मुख्यमंत्री बना करके उसको सिखाने का काम कर रहे हैं, हमने कर ही दिया है। कर क्यों दिया? 1995 में मेरा साथी है वो, 95 से लेकर के और अब 2024 तक हम साथ रहे हैं। भरोसा होने के बाद अपने हाथों सौंपा, भैया देश की प्रदेश की सेवा करो, ये जनता अपना परिवार है। और ये होड़ लग गई बीजेपी में। हमारे सिरसा में वो सांसद थी बहन सुनीता दुग्गल, उनका ठीक है मेरी जगह अशोक तंवर को लड़ा दो, मैं खुश हूं। वो खुश होकर के 7 साल के काम कर रही है। जहां मुझे लोकसभा का मेंबर बनाया वहां संजय भाटिया लोकसभा के सांसद थे, उन्होंने कहा कि मनोहरलाल जी आप चुनाव के फॉर्म भर के चले जाओ, चुनाव हम लड़ेंगे, सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाना। और अगर ये कांग्रेस में होता तो क्या होता? कुर्सी पहले तो छोड़ कोई नहीं, खोस भी लें तो फिर जो उसके दावेदार हैं एक एक टांग पकड़ के उस कुर्सी को तोड़ देंगे, कुर्सी को सही सलामत रखेंगे नहीं। ये है अंतर कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। और कांग्रेस वाले सपने क्या देख रहे हैं? सपने देख रहे हैं कि हाँ सारे दलों को इकट्ठा कर लो, देश भर के ठगबंधन बना लो। मैं गठबंधन को ठगबंधन कहता हूं। ठगी करने के लिए इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को भरोसा नहीं है, नाम से इंडी गठबंधन बना लिया। लेकिन जब बारी आती है भाई एक चीज छोड़ दो बाकी दूसरे ले लो, छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब अपने अपने मुंह चल रहे हैं। और इरादे क्या रखते हैं? जुगनू होता ना, जुगनू, एक तरफ जुगनू एक तरफ सूरज। कहते महफिल जम गई, सब जम के बैठ गए जुगनू सारे, और महफिल में क्या ध्यान किया और क्या प्रस्ताव पास किया, चलो सूरज का रास्ता बदलते हैं। सूरज कौन है? नरेंद्र मोदी। इनमें ये हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी का रास्ता बदल देंगे? नहीं हिम्मत है। ये तो ऐसी नाव में बैठ गए हैं, चिंता नहीं करते कि नाव हमारी सबकी है। नाव में इतने सारे लोग बैठ गए, एक आदमी पीछे बैठा बैठा, नाविक आगे है नाव चला रहा है, वो पीछे बैठा बैठा छेड़ी हथौड़ी लेके और उस नाव में सुराख कर रहा है। जो खटखट की आवाज नाविक को पता लगी क्या खटखट है, उसने अपने साथी को भेजा कि जा पीछे देख क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने जाके देखा एक आदमी नाव में छेद कर रहा है, छेद कर रहा है। तूने कहा क्या कर रहे हो? मेरी मर्जी, मैं जहां बैठा वहां छेद कर रहा हूं। अरे छेद करेगा पानी अंदर घुस जाएगा, ये नाव जमीन में ये समुद्र में डूब जाएगी।
कि तुझे क्या है, डूबूंगा तो मैं डूबूंगा, तुझे क्या है। अब उसको ये ध्यान नहीं है कि एक नहीं डूबेगा, सारे डूबेंगे। ये सारे डूबने का काम ये सब कर रहे हैं, कोई कुछ बोलता कुछ बोलता, एक सिस्टम से चलने का इनका मंसूबा है ही नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, ये कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसी डूबती नाव में हमारी इच्छा रहती है कि ऐसे अच्छे कुछ आदमी हो, उनको निकाल के जरा कमल की सवारी करा दें। कीचड़ में पड़े होते हैं, कमल की सवारी कराने के ले आते हैं, लेकिन क्या करें, वो नाक का नशा ही ऐसा है, कमल की सुगंध तो पसंद आती नहीं है। फिर वहीं जाकर के उसी डूबती नैया में बैठने की इच्छा करते हैं। एक आध नेता ऐसे भी है, निकाल के लाए थे, फिर जाके उस नैया में बैठ गए डूबने के लिए। बैठे कि नहीं? बैठ गए ना। डूबना चाहिए था क्या? छोड़ना चाहिए था क्या? तो भाइयों, हम तो हर किसी की हिफाजत करते हैं, सुरक्षित करते हैं। आखिर यहां भारतीय जनता पार्टी में आने वाला व्यक्ति, उसका ध्यान रखना हमारा काम है, उसका मान सम्मान इज्जत हम भी देते हैं। आज भी हमारे हांसी के एक नौजवान पार्टी ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष विक्रांत गोयल। मैं आश्वासन देता हूं विक्रांत गोयल को कि जो हमारे यहां सम्मान पुराने आदमी को मिलता है, उतना ही सम्मान हमारे नए आने वाले विक्रांत गोयल को मिलेगा, उसमें कमी नहीं आने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। भाइयों बहनों, आज के समय इतनी एक बात आपको कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। हाँ, हमारे विक्रांत जी प्रसन्न रहो, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, इतनी बात कह के आपसे मैं विदा लूंगा कि अब ये चुनाव का वेला है, और चुनाव के वेले में जैसे कोई फैक्ट्री वाला या कोई और आदमी अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए जाता है इंस्पेक्टर के पास कि मेरे लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, इसको रिन्यू कर दे, वो अपनी कलम उठा के करता है। ऐसे ही राजनीति में सरकारों का लाइसेंस भी 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। वहां अफसर करता है रिन्यू, यहां कौन करेगा? यहां रिन्यू कौन करेगा? ये जनता करेगी। रिन्यू करने के लिए तैयार हो बहने हमारी? रिन्यू, हमारा लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, मोदी जी का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए तैयार हो? तैयार हैं। अगला विषय कि रिन्यू तो 272 सीटों में भी हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी में 272 चाहिए, रिन्यू तो हो जाएगा। लेकिन एक है खाली शाही से रिन्यू करना, और एक है सुनहरी शाही से रिन्यू करना, सोने का गोल्डन रिन्यूअल जिसको कहते हैं। हम चाहते हैं मोदी जी का गोल्डन रिन्यूअल करना है, और गोल्डन रिन्यूअल तब होगा कि जब अब की बार अगर 400 पार होती हैं, तब जाके गोल्डन रिन्यूअल होगा। और इस 400 में हरियाणा की भी 10 है। अब हरियाणा में 10 सीटें पिछली बार भी हमने जीती थी। मेरा पूरा विश्वास है, हमने मोदी जी को गारंटी दिया कि हमारी 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन इसमें जो गुंजाइश है वो ये है कि जितने मार्जिन से पिछली बार जीती हैं, उससे ज्यादा मार्जिन से इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, अर्थात हिसार लोकसभा से चौधरी रणजीत सिंह जी को हम और ज्यादा मतों से जिताएंगे। ये बात भी आपकी ओर से गारंटी चाहिए। गारंटी देंगे? तो इसके लिए आज ही जुट जाओ। अपना वोट, अपने परिवार के लोगों का वोट, अपने पड़ोसी का वोट, रिश्तेदार का वोट, हमारे साथ काम करने वाले वो लोग वो वोट, जहां तक हमारी पहुंच है हरियाणा में, वहां तक सभी 10 लोकसभा सीटों में अपना अपनी जगह रह के काम करो। बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं करनाल आ रहा हूं जी। मैंने कहा भाई, जहां करनाल में काम करने वाले लोग हैं, आप भी जिस लोकसभा में हैं, हिसार में हैं, तो हिसार में भी काम करना है। जो जहां है वहीं काम करे, वही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करता हूं। ठीक है, करनाल से मुझे टिकट मिली है, वो तो जितना ही है, लेकिन हरियाणा की 10 की 10 सीटें जितनी हैं, इस संकल्प के साथ हम मैदान में उतरे। यही बात करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं हूँ हरियाणवी, हरियाणा का जन जन है मेरा परिवार, जो ईश्वर द्वारा दिए हुए आशीर्वाद को, भाग्य को भी ये कहकर दूसरे को सौंप देते हैं कि मैंने इसका बहुत उपयोग कर लिया, अब आगे से आप इसका प्रयोग कीजिए। ऐसे हैं संत पुरुष मनोहर